किया जाए। हाँ हाँ सुन पा ओके रहे हैं आप? बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। हाँ हमें तो आवाज आ रही है, बाकी पार्टिसिपेंट्स लोगों को जा रही है ना आवाज? हेलो। आवाज पार्टिसिपेंट्स को जा रही है? ओके हाँ भाई। हाँ बिल्कुल ओके चलिए। क्लियर है, आपकी आवाज ठीक क्लियर है। ठीक ठीक ओके चलिए थैंक्स। गुड ओ आफ्टरनून। हम लोग नमस्कार सभी लोगों को। हमने नमस्कार पिछले सर। क्लास लिया था तो बजट जी, तो इसमें कुछ हम लोग चर्चा किए थे बजटरी स्टेजेस की। फिर उसमें तो मैं कुछ रखा था कि थोड़ा आप लोग भी अगर कुछ लास्ट क्लास में थोड़ा सा पूछना चाहेंगे तो पूछेंगे। तो एक चीज में थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि उसके बाद 10-15 मिनट हम लोग रखेंगे लास्ट में कि आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे। ये हम लोगों ने देखा था कि बजट बजट के जो स्टेजेज हैं, बजटरी स्टेजेज, वो 3 बजटरी स्टेजेज हैं। आप एक बजट ग्रांट, रिवाइज्ड बजट, फाइनल बजट, जिसको फाइनल नोटिफिकेशन हम लोग कहते हैं, जिसको फाइनल ग्रांट कहते हैं। तो ये तीनों जो हम लोग रेलवे बोर्ड भेजा जाता है उसके एस्टिमेट के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब हो गया कि ये एस्टिमेशन है, ये रेलवेज के द्वारा मांग की गई है, और जब बोर्ड से हमें ग्रांट मिल जाता है, अलॉटमेंट मिल जाता है, तो उसको हम लोग ग्रांट कहते हैं। जैसे वो बजट ग्रांट हो गया, रिवाइज ग्रांट हो गया, या फाइनल ग्रांट हो गया। स्टेजेस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि ये तीनों स्टेज पर हो रहे हैं, कैसे कैसे है इसका। अब थोड़ा सा हम लोग को ये जानना है कि बजटरी जो रिव्यूज हैं, ये एक्चुअली हमारे यहाँ एक मंथली रिव्यू भी होता है, पता है? मंथली हमारे पीएफए सर एफएनसीओ मंथली रिव्यू होता है बजट का। उसको बुक्स एंड बजट सेक्शन के द्वारा ये किया जाता है, उसको मंथली रिव्यू कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक अगस्त रिव्यू होता था, मैं पहले ही बोला था कि अगस्त रिव्यू एक सिस्टम था बजटरी का, बजट का भी स्टेज था, चौथा मतलब एक स्टेज था, इवन प्राइमरी स्टेज होता था। अगस्त रिव्यू जो था फाइनेंशियल ईयर का प्रथम रिव्यू होता था बजट का, जो कि खत्म हो गया, पहले ही मैं बोला था। इसके अलावा हम रेलवे में मंथली रिव्यूज भी होते हैं। मंथली रिव्यू कैपिटल अर्निंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अर्निंग्स का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये इसका एक मंथली रिव्यू एफएनसी जो हमारे पास उपलब्ध डाटाज रहते हैं अकाउंट क्लोज के बाद। अकाउंट जब क्लोज होता है तो जो अवेलेबल डाटा हमारे पास बुक सेक्शन में रहता है, क्या क्या हुआ, हमारा जो बजट है उस महीने तक का मंथली बजट, या टू एंड ऑफ द मंथ का जो बजट है, टू एंड ऑफ द मंथ का ही बजट, उस मंथली बजट में क्या हमारा प्रोविजन है, वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, बजटरी स्टेज में भी होता है, रिवाइज स्टेज में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मंथ का हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग मई का कर रहे हैं, सपोज दैट अभी मई, ये मई, अभी अप्रैल है, तो स्वाभाविक है अप्रैल का होगा तो बजट ग्रांट का ही रहे स्टेज रहेगा, हमें बजट ग्रांट ही अप्रैल में प्राप्त होता है। या मान लिया जाए मई में हो रहा है तो बजट ग्रांट ही हमारे पास रहेगा। तो मई तक का जो हमारा मंथली बजट है वो हम लोग प्रोपोर्शनेट, एक वर्ड आता है प्रोपोर्शनेट बजट। अब प्रोपोर्शनेट बजट जो है, एक वर्ड आता है, कभी कभी इस पर टिप्पणी किया जाता है, व्हाट इज प्रोपोर्शनेट बजट। तो प्रोपोर्शनेट बजट क्या है, मंथली प्रोपोर्शनेट बजट क्या है?
कि उस महीने का या उस महीने तक का भी हो सकता है, वो मतलब मंथली बजट उस महीने, जैसे हमारा पूरा बजट 12 महीने का रहता है, तो 12 भाग में हम पूरे बजट को बांट देते हैं। तो उस महीने का खास महीने तक का, जैसे मई का हम मान लिया जाए, मई 2021 कमिंग अभी आने वाला है, मई 2021 का प्रोपोर्शनेट बजट हम लोग देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा अप्रैल तो हो गया, अप्रैल और मई 2 महीने का हमारा जो बजटरी पोर्शन है, प्रोपोर्शनेट है, वही हमारा बजटरी प्रोपोर्शनेट होगा। मतलब कि 12 महीने का जो बजट है, पूरा बजट को हम 6 भाग में बांट देंगे, 6 दूनी 12, तो दो महीने का निकल जाएगा। तो 1/6 ऑफ द बजट जो होगा 2 महीने का हमारा, वो ट्विन प्रोपोर्शनेट बजट अप टू मई हो जाएगा। तो उससे क्या हम लोग करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं, ये मंथली रिव्यूज में होता है कि ये वो एक्सपेंडिचर का मतलब हो, अर्निंग्स का हो, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू का भी हो सकता है, कैपिटल का भी हो सकता है। हम लोग एफआर, एक फाइनेंशियल रिव्यू, एक वर्ड आता है एफआर, फाइनेंशियल रिव्यूज, तो स्टेटमेंट होते हैं, उसमें दर्शाया जाता है, कॉलम वाइज रहता है कि हमारा इतना बजटरी प्रोपोर्शनेट मिला है, तो पूरे बजट को हम 12 भाग में बांट दिए और 2 महीना का खर्च ले, 2 महीना का बजट ले लिए, मतलब कि 2 महीना 1/6, उसका छठा भाग पूरे बजट का 1/6 से मल्टीप्लाई करके 2 महीना का बजट हमको प्राप्त हो जाता है। तो उससे लेकर के हम मई तक के खर्च को, मई का ये मई के लास्ट में करते हैं, मई क्लोजर ऑफ, एट द क्लोजर ऑफ मंथ, मई तक का जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया, हमें प्राप्त हो गया, तो उससे हम कंपेयर करते हैं कि वो हमारा व्यय जो है या आय, कोई भी कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट व्यय है हमारा, मान ली कि कैपिटल का हम देख रहे हैं, सपोज दैट कैपिटल है, अब कैपिटल में बहुत सारे प्लान हेड्स हैं, कैपिटल में बहुत सारे प्लान हेड्स हैं, प्लान हेड 11 है, 14 है, 15 है, 30 है, 31 है, 32 है, तो सारे प्लान हेड वाइज हमारे बजट प्रोपोर्शनेट कितने हैं और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हैं, और उसमें परसेंटेज भी हम दर्शाते हैं कि हमारा कितना परसेंट, हम एज ए होल हम लोग कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं। उससे क्या पता चलता है कि हमारे व्यय जो है या आय, कोई भी चीज हो, वो किस दिशा में जा रहा है। सपोज दैट व्यय ही है, तो हम व्यय हमारा किस प्रोपोर्शनेट में जा रहा है, हम हमारा जो मंथली प्रोपोर्शनेट बजट मिला हुआ है, उससे हम उसी अनुरूप में है या सेविंग में चल रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि क्रॉस भी कर जाते हैं, वो उसके अपने कारण है। तो वो ऐसा है कि ये बजटरी प्रोपोर्शनेट जो है, ऐसा नहीं है कि अब ये बजटरी प्रोपोर्शनेट हो गया तो हमको ये 2 महीना का खर्च करना है, एसपीटी ऐसा, ये केवल समीक्षा के लिए रहा, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 महीना का ही हमको 2 महीने तक खर्च करना है, उस हिसाब से नहीं देखा जाता। एक्सपेंडिंग अथॉरिटी जो है वो बजटरी प्रोपोर्शनेट को नहीं देखता है, ये फाइनेंशियल रिव्यूज के लिए है केवल। एक्सपेंडिंग अथॉरिटी तो पूरा अलॉटमेंट देखता है, अब कितना वो अलॉटमेंट जो है उसके अनुसार खर्च, हाँ, लेकिन एक्सपेंडिचर कोई भी करे उसकी जिम्मेदारी बनती है, प्राइम फेसिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम खर्च को एक बजट प्रोपोर्शनेट में रखें, एक व्यय को हम लोग प्रोपोर्शनेट में रखें, एक मतलब नैतिक जिम्मेदारी। इनकरिंग एक्सपेंडिचर जो अथॉरिटी खर्च व्यय करता है, खास करके रेवेन्यू में तो बहुत जरूरी है, इसलिए 6 महीने साल भर का खर्च आप 2 महीने में खर्च कर दिए, तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, या 3 महीने में ही खर्च किए, व्यय आपको रेगुलर वे में करना है। ऐसा नहीं साहब कि आप पूरे साल का खर्च 3 महीने में, तो इसका मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपका एस्टिमेशन सही नहीं है, या आपने कुछ गलत किया है, कुछ तो समथिंग रॉन्ग। क्योंकि बजटिंग जो बनती है वो पूरे साल का खर्च को देखकर बनाया जाता है, और 12 महीने के खर्च को आप महीने, 2 महीने या 3 महीने में नहीं व्यय कर सकते हैं। अगर ऐसा कहीं हुआ
कहीं कुछ हुआ तो फोकस दिया जाता है, उसको देखा जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो मंथली रिव्यूज होते हैं, मंथली बजटरी रिव्यू होते हैं, वो एक्सपेंडिचर हम लोग कैपिटल का या रेवेन्यू दोनों का करते हैं, और उसमें प्रोपोर्शनेट जो हमारा बजट होता है उससे, उन आंकड़ों से हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर अभी तक जो उस महीने तक का हुआ है उससे हम मिलान करते हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर किसी खास, जैसे मान ली सपोज दैट प्लान हेड 31 है, ट्रैक रिन्यूअल का वो प्लान हेड है, ट्रैक रिन्यूअल है, उसमें हमारा 500-600 करोड़ मिला हुआ है, सपोज दैट 600 करोड़ मिला हुआ है। 2 महीने का खर्च, हमारा 2 महीने का अलॉटमेंट कितना होगा, लगभग प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट 100 करोड़ होगा। मई तक का हमारा एक्सपेंडिचर में पता चल गया, तो हम देखते हैं कि मई तक हमारा खर्च कितना हुआ। सपोज दैट 200 करोड़ खर्च हो गया, हो सकता है, हो जाता है कभी। और खास करके कैपिटल में थोड़ा रेगुलेटरी बजटरी प्रोपोर्शनेट को उतना ज्यादा नहीं मेंटेन किया जाता है, रेवेन्यू में थोड़ा सा जरूरी ज्यादा हो जाता है। कैपिटल में ऐसा होता है कि साहब 3 महीने बिल पास नहीं हो रहे हैं, चौथे महीने बिल कंट्रैक्टर ने जमा कर दिया तो आपको पेमेंट करना है, तो ये चीज होती है। लेकिन रेवेन्यू में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक मतलब एक रेगुलराइज वे में चलता है, वो मतलब मंथ बाय मंथ उसमें बहुत वेरिएशन नहीं रहती है। खास करके आप देखेंगे कि स्टाफ हेड में, स्टाफ पेमेंट में बहुत ज्यादा रेवेन्यू में खर्च होता है, तो हर महीने उसमें बहुत ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। उसमें हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अगर हमारा परसेंटेज के हिसाब से, बजटरी परसेंटेज के हिसाब से अगर कम हो रहा है तो भी हम वाच करते हैं। सपोज दैट मतलब प्लानेट 31 में हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे 200 करोड़ हमारा 500-600 करोड़ अलॉटमेंट है पूरे साल का, हमने 2 महीने में 200 करोड़ मेरा बजटरी परसेंटेज हुआ 100 करोड़। तो 100 करोड़ जो बजटरी परसेंटेज हुआ, हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखते हैं कितना है, तो मालूम पड़ा कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 50 करोड़ हो रहा है। तो फिर क्या होता है, हम उस कंसर्न प्लान हेड, नोडल बजट अफसर जो होता है हमारा, उस प्लान हेड का, उसको हम लोग चिट्ठी देते हैं कि भाई आपका बजटरी जो प्रोपोर्शनेट है उसके हिसाब से व्यय क्यों नहीं हो रहा है। क्यों कि हम लोग अलर्ट नहीं रहेंगे, अगर अकाउंट्स अलर्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि लास्ट में वो सेविंग की स्थिति में चला जाए। सपोज दैट 100 करोड़ का अलॉटमेंट हम बजटेड परसेंट है, 50 करोड़ ही खर्च हुआ है, तो हमें अगर प्राप्त जानकारी है, कभी कभी वो एक्सपेंड जानकारी रहती है, ना जानकारी है तो हम कंसर्न नोडल बजट अफसर को लिखते हैं। सिटी होते हैं, चीफ ट्रैक इंजीनियर होते हैं, सीपीडी या किसी के सिटी प्रोपोर्शनेट मैंने ट्रैक के हैं, वो देखते हैं, इंचार्ज एचओडी है सिटी, वो हम लोग इंटीमेट करते हैं। ये उनका दायित्व है कि वो एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करें अपने, चूंकि एग्जीक्यूटिव है, अब किस कारण से नहीं हो आ रहा है, 100 करोड़ का प्रोपोर्शनेट था 50 करोड़ हुआ, 50 करोड़ किस कारण से उनको जानकारी है, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो तो अपने तमाम जो ब्रांच हेड हैं, उनके सीनियर डीएन है और जो लोग भी मतलब कंसर्न है, यूनिट वाइज अपना खर्च ले। हम लोग पूरे ओवरऑल अकाउंट्स ओवरऑल लेता है, ओवरऑल लेता है हमारा सीनियर डीएफएम वगैरह जो है, उनकी जिम्मेदारी बनती है डिवीजन में जो बैठे हैं कि वो भी अपना फाइनेंशियल रिव्यूज के देखें कि हमारा डिवीजन का बजट क्या है, हमारा मतलब एक्सपेंडिचर किस दिशा में जा रहा है। हेडक्वार्टर में हम लोग फाइनेंशियल रिव्यूज जो करते हैं वो एज ए होल करते हैं, तो कंसर्न नोडल बजट अफसर को हम लोग देते हैं, इंटीमेट करते हैं कि साहब आपका 100 करोड़ अलॉटमेंट था, बजटरी परसेंट है, 50 करोड़ ही खर्च हुआ है, आप पेस ऑफ एक्सपेंडिचर आप देखें, ऐसा स्थिति ना हो जाए कि लास्ट में सरेंडर करना पड़े, तो ये ब्लॉकेज ऑफ मनी हो जाएगा, जो सही नहीं मानी जाती है बजटिंग के लिए। चूंकि पैसे की इतनी रेलवे मारा मारी है, आपको पता, पहले ही मैंने बताया था कि रेलवे में फाइनेंशियल क्रंच के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ साहब मतलब एक्सपेंशन के लिए पैसे नहीं है,
कहाँ कहाँ से IR वो LIC, तो IRFC हमारा ये सब बाहर से पैसा ला रहा है, EBR वगैरह के माध्यम से IRFC के थ्रू आता है सब चीजें। तो ये पैसा है नहीं, हमारा इंटरनल रिसोर्सेज से पैसा मिलने, आज अभी तो बहुत रेलवे की स्थिति ज्यादा ही खराब होते जा रही है, यानी उस पर ज्यादा हम लोग को फोकस नहीं करना है। तो ये जो ब्लॉकेज ऑफ मनी न होना चाहिए, ब्लॉकेज ऑफ मनी से बचना चाहिए। हाँ, एक और चीज है, अब 100 करोड़ अलॉटमेंट बजटरी प्रोपोर्शनेट था, मालूम पड़ा कि 150-200 करोड़ खर्च हो गया है, उस पर भी हम लोग इंटीमेट करते हैं, ये देखिए साहब, आपने 200 करोड़ आप 2 महीना में ही खर्च कर दिया है, आपका मतलब 600 करोड़ का अलॉटमेंट है। प्लानेट 31 की बात मैं कर रहा था कि सपोज दैट मान लीजिए 600 करोड़ पूरे साल का है, 2 महीना में 200 करोड़ हो गया, तो उसको भी हम लोग इंटीमेट करते हैं। अगर मतलब कि एक्सेस खर्च हो रहा है तो भी हम कंसर्न जो अथॉरिटी है, अगर कैपिटल में बजट ऑफिसर है, नोडल बजट ऑफिसर होता है प्लानेट का, उसका रेवेन्यू में फिर हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ किस डिवीजन से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन डिवीजन खर्च ज्यादा कर रहा है, तो उसको इंटीमेट की जाती है। ये फाइनेंशियल रिव्यूज लेखा अधिकारी का एक परम दायित्व होता है। कोई भी अकाउंट्स अफसर हो, एसोसिएट अकाउंट्स अफसर हो, वर्कशॉप में हो, डिवीजन में हो, ये लेखा अधिकारी का परम दायित्व है कि हमारा बजटरी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से हम एज पर सिस्टम खर्च हमारा व्यय जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो उचित कारण होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है साहब, ऐसे कुछ पेमेंट्स करने पड़े, कोर्ट का आदेश हो गया, क्लेम हो गई, किसी तरह का कोई मैटर ऐसा है, लिटिगेशन है, या कोई अर्जेंट आ गया, व्यय आ गया रेलवे में, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज उसके लिए मतलब उससे परमिशन लेकर के व्यय किया जाता है। तो ये जो बजटरी रिव्यू है, ये इसकी बात हम लोग कर रहे थे, मंथली लेवल पर होता है, हर महीने होता है। फाइनेंशियल रिव्यूज इसको कहते हैं, फाइनेंशियल रिव्यूज, वो बजटरी रिव्यू भी होता है बजट का, और उसमें हम लोग सारी चीज को दर्शाते हैं, सारे आंकड़े रहते हैं। ये कंसर्न नोडल बजट अफसर को भी जाता है, एक्सपेंडिचर अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव है, उसको भी हम लोग भेजते हैं। और इस तरह से बजट का रेगुलेशन किया जाता है, बजटरी रेगुलेशन। हमारा जो बजट है, पार्लियामेंट से हमें जो पैसे मिले हैं, अल्टीमेटली पार्लियामेंट देती है, बिकॉज अब पहले मैं बताया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसका इशू है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हिंदी में समेकित निधि जो कहते हैं, आप जानते होंगे, आकस्मिक निधि, समेकित निधि, ये दो, समेकित निधि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भारत सरकार, जितने भी केंद्र सरकार के पैसे आते हैं, रेल का हो, कैसा भी अर्निंग्स हो, सारे पैसे धन कहाँ जाते हैं, समेकित निधि में जाते हैं। समेकित निधि का कस्टोडियन कौन है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ समेकित कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट। विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट nobody can incur a single price। तो समेकित निधि पर वो संविधान के द्वारा प्रदत्त है, संविधान के द्वारा ये स्पष्ट किया हुआ है, संवैधानिक प्रावधान है कि साहब हमारे भारत के संविधान में ये वर्णित है, ये सारी चीजें जो है ये संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक बातें हैं कि समेकित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उस पर अधिकार किसका होगा? पार्लियामेंट का होगा। क्यों? अब क्यों पार्लियामेंट का होगा? इसलिए क्या, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। पार्लियामेंट, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन महोदय होते हैं वो चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो जनता का पैसा है, जनता के पैसे का देख रेख करने वाला कौन हो? जो जनता का प्रतिनिधि है। कौन प्रतिनिधि है? जो हमारे सांसद हैं, वो जनता के रियल प्रतिनिधि डेमोक्रेसी में होते हैं। तो कस्टोडियन ऑफ द, मतलब कस्टोडियन नहीं कहा जाए, मतलब एक मालिक कहा जाए, मालिक या उसके जो अनुमति देने वाले हैं, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में भी आप देखेंगे वो पार्लियामेंट में लोकसभा और
राज्यसभा होता है। लोकसभा को फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज्यादा पावर्स हैं, हालांकि निचला सदन है, राज्यसभा ऊपरी सदन कहा जाता है, निचला सदन है, लेकिन फाइनेंशियल मैटर में लोकसभा को ही पावर दिया गया संविधान है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, समेकित निधि जो है, उससे एक भी पैसा बिना पार्लियामेंट की अनुमति के नहीं निकाली जाती, उसकी एक प्रक्रिया है। जैसे बजट भी एक प्रक्रिया है, बताए हम, बजट पेश किया जाता है, पार्लियामेंट में ही किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, बजट पारित हो जाता है, फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। ये जो लगता है पहले भी हम लोग चर्चा किए थे एप्रोप्रिएशन बिल पर। एप्रोप्रिएशन एक बिल है संविधान में, सब एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल एक बिल होता है, पार्लियामेंट में रखा, लोकसभा में रखा जाता है एक बिल, और वो पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत हो जाता है। तो एप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो गया तब ही, ऐसा नहीं कि, ध्यान दीजिएगा कि बजट पास हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप पैसा को खर्च कर सकते हैं बजट पास होने, जब तक कि एप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास न हो जाए तब तक कोई एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता है। बताया ही आपको कि समेकित निधि से कोई भी पैसा बिना पार्लियामेंट की अनुमति के नहीं कर सकता। पार्लियामेंट चाहे तो आपकी मांग को, किसी की मांग को 1 रुपया भी कर सकता है, किसी मद में, फुल पावर है, उसको पूरी पावर है पार्लियामेंट। किसी आप मांगा 50 करोड़ आप मांग रहे हो, 1 रुपया देगा, पार्लियामेंट हैज फुल पावर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए जी। सर बजट को खर्च करने के लिए पार्लियामेंट्री का अप्रूवल चाहिए, तो पार्लियामेंट्री हाँ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। बिल्कुल, तो पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं। हाँ, तो क्या संसद का अप्रूवल मतलब दोनों ही होता है सदस्य? दोनों। जी बोलिए, हाँ बोलिए। तो सर बजट एक्सपेंस करने के लिए जो अप्रूवल चाहिए वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलना चाहिए। हाँ हाँ, दोनों से होता है, लेकिन आप संविधान में पढ़ेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं जाना है, इतना डीप में ज्यादा नहीं जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये जान लीजिए कि धन संबंधी मामलों पर लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया है संविधान में, राज्यसभा को तो सर कम पावर है। सर यहां तक है कि राज्यसभा अगर, हाँ बोलिए। सर तो जी जी इसका बोलिए। मतलब ये हुआ ना कि धन के मामले में यदि लोकसभा को ज्यादा वैल्यू दिया गया है, बिल्कुल दैट मीन्स बिल्कुल, हाँ है। बजट एक्सपेंस करने में राज्यसभा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसे नहीं कहा जा सकता है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन माना जाता है, पता है। हम लोग सम्मानजनक रूप से उसको ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि धन संबंधी मैटर में राज्यसभा को पावर नहीं है। राज्यसभा में भी चर्चा होती है, राज्यसभा में भी चर्चा होती है। राज्यसभा में हमारे मंत्री महोदय, रेल मंत्री महोदय या फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा में इन सारी चीजों को रखते हैं, राज्यसभा में चर्चा होती है। लेकिन धन संबंधी मैटर पर लोकसभा को प्रिविलेज प्राप्त है। लोकसभा, अगर राज्यसभा में वो पारित न भी हो पाया तो भी पारित ही मान लिया जाता है, यहां तक प्रोविजन है। राज्यसभा में चर्चा होती है, लेकिन धन संबंधी मैटर पर लोकसभा को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ये संवैधानिक चीज है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना हम लोग को। हाँ, लेकिन राज्यसभा ऊपरी सदन है, सम्मान है राज्यसभा का, इसलिए हम लोग ऐसा बात नहीं लिखते कि राज्यसभा में, या ऐसा लिखना भी नहीं चाहिए या बोलना भी नहीं चाहिए कि राज्यसभा को कोई पावर ही नहीं है। राज्यसभा को इतना ही पावर, हाँ जरूर धन संबंधी मैटर पर लोकसभा को जाना, इसमें कोई दो मत नहीं है। राज्यसभा को लेकिन चर्चा उतनी ही होती है, बजट पर चर्चा राज्यसभा में भी हो सकती है, लोकसभा में भी होती है। सम्मानार्थ हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को पावर कम है, लोकसभा को अधिक पावर दिया गया। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि राज्यसभा को कम पावर है, हाँ ये जरूर है संविधान में लोकसभा को पावर ज्यादा है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये बोल रहे थे हम कि एप्रोप्रिएशन बिल, लोकसभा किसी भी पैसे को जीरो कर सकती है, 1 रुपया कर सकती है, जब तक, हाँ जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता है
तब तक व्यय निकासी के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा कोई सरकार भी नहीं निकाल सकती जब तक कि पार्लियामेंट से प्रोपोर्शन बिल, ये प्रोपोर्शन बिल पास होना मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकासी का एक प्रमाण है। पैसा निकासी का एक मतलब प्रमाण नहीं, एक अनुमति हो गया एक तरह से। आप प्रोपोर्शन बिल अगर पास हो गया तो राज्य ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्वतंत्र है सरकार पैसा निकाल। अब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा हम लोग एक, अब चूंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हम लोग किए हैं तो एक आकस्मिक निधि भी होती है, एक आकस्मिक निधि भी होती है। आकस्मिक निधि वैसा ही है। आकस्मिक निधि में क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि साहब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, कुछ अर्जेंट आ गया मैटर, सरकार को व्यय करना है, बहुत जरूरी है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेलवे या गवर्नमेंट क्या सरकार क्या करती है, आकस्मिक निधि एक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है, उसमें पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने में समय लगता है। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो कि हमें जल्दी चाहिए या अभी पार्लियामेंट की सेशन नहीं चल रही है, धन बहुत जरूरी है व्यय करना, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा आकस्मिक निधि से समेकित निधि के अलावा आकस्मिक निधि से हम व्यय करते हैं। मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ आकस्मिक, संविधान में सिस्टम, संवैधानिक प्रक्रिया निधि, आकस्मिक निधि भी एक है। आकस्मिक निधि में क्या होती है कि आकस्मिक निधि में जितना चाहिए पैसा टेम्पररी स्तर पर निकाली जाती है। रेलवे के मामले में हमारा फाइनेंशियल कमिश्नर जो है इज द कस्टोडियन ऑफ आकस्मिक निधि। ये फाइनेंशियल कमिश्नर जो होते हैं हमारे, जो एक तरह से हेड है अकाउंट्स के, फाइनेंस के, रेलवे फाइनेंस के जो हेड हैं, प्रोफेशनल हेड या जो कहें, फाइनेंशियल कमिश्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कहा गया कि हमारे फाइनेंस कमिश्नर जो होते हैं एक्चुअली वो रेल के वित्त मंत्री के प्रतिनिधि होते हैं, जो भारतीय रेल में एज ए मेंबर काम करते हैं। आजकल वो मतलब डिजाइनेशन तो फाइनेंशियल कमिश्नर का ही है और वो एज ए मेंबर, एक मेंबर के रूप में काम करते हैं। तो वो कस्टोडियन है आकस्मिक निधि के रेल के मामलों में। और आकस्मिक निधि से जितना पैसा निकाली जाती है आवश्यकता अनुसार एज पर सिस्टम, उतना ही पैसा, वो टेम्पररी स्थिति है। जब पार्लियामेंट की सेशन होती है तो सरकार का दायित्व होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उतना पैसा निकाल करके पार्लियामेंट की अनुमति से ले करके आकस्मिक निधि से जितना पैसा निकाला गया था उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सिस्टम है, क्योंकि एक टेम्पररी विड्रॉल है, सिस्टम बनाया गया है, उसके सिस्टम बना हुआ है। आपको किसी, जब रेल मंत्रालय को चाहिए तो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर के पास एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें मांगा जाता है, सारी स्थितियों को दर्शाया जाता है। ऐसा वो चीज नहीं है कि साहब कुछ नहीं है तो इमीडिएट चले गए मांग लिया, वो एक्सेप्शनल केसेस में ही केवल मांगे जाते हैं। उसमें सारे तथ्यों को दर्शाया जाता है, जस्टिफिकेशन दिया जाता है, उसके रीजंस दिए जाते हैं, ये दर्शाया जाता है कि हम क्यों जरूरी है। और आकस्मिक निधि का हम लोग समायोजन सिस्टम एज पर सिस्टम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाद में करते हैं। ये तो निधि थी, उसकी बात में हम लोग बजट पर चल रहे थे। हालांकि ये सारी चीजें बजट से ही संबंधित, ऐसा नहीं है कि बजट से अलग है। जो हमारा जो समेकित निधि है,
आकस्मिक निधि है। अब थोड़ा सा हम लोग एक और चर्चा करते हैं कि बजट सर एक की क्वेश्चन है, ये। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर कंसोलिडेटेड फंड में फंड कहाँ से आता है सर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की समेकित निधि, तो ये फंड भारत सरकार के जितने भी रेवेन्यूज हैं आ रहे हैं, रेल से यस सर। जितने भी रेवेन्यू प्राप्त हो रहे हैं वो सारे जी। समेकित निधि में ही जाते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना बहुत सही बोले कि कहाँ से आ रहा है। तो जितने अर्निंग्स हैं भारत के, चूंकि गवर्नमेंट मतलब भारत का जो हमारे रेल एक राष्ट्रीय संस्था है, तो रेलवे की जितने भी अर्निंग्स हैं ये सारे अर्निंग्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, अर्निंग्स यस जो सर। है, हाँ, तो जी। ये एक अब उसका अलग हिसाब किताब रखा जाता है। रेलवे का एक अलग अपना प्रोफेशनल, ये जानते हैं कि रेलवे जो है एक सरकारी संस्था के साथ साथ एक व्यावसायिक संस्थान के रूप में भी काम करता है। तो हम लोग उसका अपना यस सर। हिसाब भी रखते हैं, बिल्कुल अपना हिसाब रखते हैं। समान आज अभी तो खैर रेल मंत्रालय और सामान्य बजट में मिल गई है, नहीं तो अभी पिछले समय में ये हुआ करता था कि रेल मंत्रालय को पैसा भारत सरकार के सामान्य वित्त से बहुत कम मदद दी जा रही थी। मदद बहुत कम था ही नहीं, हर रिसोर्सेज के चंक है, अभाव है, भारत सरकार के पास भी नहीं था। एनी हाउ, तो ये हम लोग ये कर रहे हैं। आपने पूछा कि कहाँ से पैसा आता है, तो भारत सरकार की जो समेकित निधि है, रेलवे की जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो इन जी। रिसिप्ट हैं, सारे पैसे उसी में जाते हैं और वहीं से आते हैं। इसीलिए वो समेकित निधि जो है एक संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में वो आप देखेंगे आर्टिकल कितना है, कोई आर्टिकल का संविधान के जो अनुच्छेद है उसके आधार पर आकस्मिक निधि, समेकित निधि इस सब का सृजन किया गया है। हाँ, और कुछ पूछ रहे थे? हाँ पूछ रहे हेलो। थे सर। हाँ बोलिए। सर, हेलो। हाँ बोलिए। मतलब ये हुआ कि कंसोलिडेटेड फंड में रेलवे से जितने भी अर्निंग है उससे बिल्कुल फंड आता बिल्कुल। है। हाँ हाँ, सब और सब सारे फंड उसी में जाते हैं। सारे रिसोर्सेज और के हमारे जो है अर्निंग्स के रिसोर्सेज सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएंगे। तो सर, तो जो कंटीजेंसी फंड से जो रुपया निकाला जाता है, हम्म। सर सुन रहे वो हैं? एक तात्कालिक प्रावधान है। वो कंटीजेंसी फंड आकस्मिक निधि जो है वो एक तात्कालिक प्रावधान है, टेम्पररी विड्रॉल की गवर्नमेंट। देखिए अब सवाल है कि पार्लियामेंट मतलब सपोज दैट पार्लियामेंट भंग है, हमारी सरकार है, या पार्लियामेंट कैसे चुनाव ऐसा स्थिति चल रहा है, या ऐसी स्थिति आ गई कि पार्लियामेंट का सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन तो एक सिस्टम के आधार पर चलता है ना, ऐसा तो नहीं पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। तो सपोज दैट सरकार के पास, हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतनी बहुआयामी एक्टिविटीज है इसकी इसकी मतलब बहुत सारी बातें हैं, तो ऐसा हो जाता है कि अब पार्लियामेंट से हमको पैसा निकालने में काफी दिक्कत आएगा, कभी समय लग सकता है साहब, ये खर्च करना हमें बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम रखा गया है। ये बस वही बात है, ये समझ लीजिए कि साहब सपोज दैट कि मतलब आप हैं, हमारे अकाउंट में पैसा है या नहीं है, अब कोई तबीयत किसी का खराब हो गया, बहुत जरूरी खर्च करना है, तो क्या करेंगे आप? उधारों पैसा लेकर आपके अकाउंट में नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे? उधारों किसी से लेकर के इलाज तो कराएंगे, जान तो बचाना है। बाद में अपना जी अकाउंट जी। से पैसा निकाल करके उसको दे दिए। सपोज दैट, कहने की बात मैं बोल रहा हूँ, बस उसी तरह से वैसा ही स्थिति है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने में एक सिस्टम के अंतर्गत निकाला जाता है, टाइम टेकिंग है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो उससे अगर सरकार के पास ऐसी दायित्व आ गए, ऐसे स्थितियां आ जाती हैं कि बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी में करना है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं, आकस्मिक निधि से हम लोग निकाल लेते हैं पैसा। सिस्टम में बना हुआ है आकस्मिक निधि से, एज पर सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग निकाल लेते हैं। रेलवे का जो संवैधानिक प्रावधान है, बोले हम फाइनेंशियल कमिश्नर रेलवे के मामले में, फाइनेंशियल कमिश्नर इज द कस्टोडियन ऑफ आकस्मिक निधि। तो अब उस सिस्टम में जाता है, तो वो एक तात्कालिक प्रावधान है, पैसा निकाली जाती है और फिर जैसे ही रेगुलराइज होगा वो आकस्मिक निधि का पैसा जमा कर दिया जाता है उसमें। हाँ बोलिए।
ठीक है सर, कुछ बोल क्लियर हो रहे गया। थे। हाँ हाँ, तो ये हम लोग ये कर रहे थे कि वो बजट की चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, तो उसमें हाँ बोलिए, पूछ रहे हैं। ठीक, तो हम लोग ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि, इन सारी चीजों को जब हम लोग देखे, तो एक चीज और हम लोग को देखना है कि पार्लियामेंट, अब थोड़ा सा मैं ऐसी जानकारी दे देता हूँ पार्लियामेंट में बहुत सारे, एक चीज जान लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑथोरिटी, पार्लियामेंट सुप्रीम ऑथोरिटी है। पार्लियामेंट में बहुत सारे कमिटीज बने हुए हैं। हमें आप हमको या आपको ऐसा चीज है कि लगता है कि रेलवे में जो तब्दीली हो रहा है वो कोई कर रहा है, पता है, आप जब बहुत डिटेल्स में जाएंगे, सारे सिस्टम को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी चेंजिंग हो रहा है रेलवे के हेल्थ में, रेलवे के दिशा निर्देश में, वो सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा ही होता है। बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमेटी बने हुए हैं, पता है आप। और यस वो सर। पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति जो है, अलग अलग संसदीय समिति है, और वो अपना अलग अलग सुझाव देता है, और इसको सुझाव को रेल मंत्रालय, भारत सरकार काफी मतलब सिरोधारी करती है। उसके सुझावों को मानना पड़ता है, उसके सुझावों को इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे कमिटीज हैं, कन्वेंशन कमेटी एक है, अभिसमय समिति के बारे में आपने सुना होगा, अभिसमय समिति, कन्वेंशन कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स सर कमेटी है, सर अकाउंट्स कमेटी सर है। what- हाँ बोलिए। हेलो जी जी। सर, व्हाट इज द रोल ऑफ कन्वेंशन कमिटी? कन्वेंशन कमेटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय समिति होती है, और रेलवे के फाइनेंशियल हेल्थ के का ये एक तरह से थर्मामीटर नापता है, पता है। कन्वेंशन कमेटी अभिसमय समिति के ही रिकमेंडेशन पर रेलवे में कितना डिविडेंड देना है, रेलवे को डिविडेंड देना है, मतलब देना पड़ता था। रेलवे, हमारा जो रेल मंत्रालय को जो सामान्य वित्त से पैसा जो मिलता था, सामान्य वित्त पैसा मुहैया करता था धन मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, निवेश संबंधी, मतलब हमें जो हिस्सेदारी सामान्य व्यय से मिलती थी, तो उस पर हमको यस डिविडेंड देना पड़ता था। डिविडेंड का मतलब क्या है, सपोज बस एक चीज जान लीजिए, आप कहीं से, आप साहब पैसा आप लेंगे, मैंने आप जैसे कैपिटल पैसा आप कहीं से ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको आमदनी होने वाला है। कैपिटल, आप कहीं मकान बना रहे हैं, आप लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, तो आप कुछ एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसमें आपको आमदनी होने वाली है आपकी, या तो खर्च में कमी हो, वो भी हो सकता है, वो भी एक तरह से आमदनी होता है। तो आपको जो पैसा धन मुहैया की जा रही है, उस पर आपको साहब एक सूद देना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। डिविडेंड जो हम लोग कहते हैं वो क्या है, वही चीज है कि सामान्य वित्त से जो हमको निवेश संबंधी जो धन प्राप्त होता है, उस पर इंटरेस्ट हम लोग देते हैं, उसी को हम लोग इंटरेस्ट ना करके डिविडेंड कहा जाता है, लाभांश, डिविडेंड हम लोग कहते थे। यस सर। अब नहीं, सर चूंकि हाँ बोलिए। सर तो तो ये सुन कन्वेंशन लीजिए, तो कमेटी का जो रोल हुआ अब वही वही कि वहीं पर मैं आ रहा हूं, तो ये जो कितना परसेंट लाभांश देना है, वो कन्वेंशन कमेटी ही तय करती है। इसके अलावा और फाइनेंस, रेल के फाइनेंस से संबंधित बहुत सारे मुद्दों का वो अन्वेषण करती है, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी अनवरत चलते रहती है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी, वो अभिसमय समिति, उसके एक अपना स्ट्रक्चर है, उसमें उतने मेंबर लोकसभा के, राज्यसभा के लोग रहते हैं, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर हैं वो सब नॉमिनेट करते हैं उसके चेयरमैन वगैरह को। जी
टाइम हो गया। हाँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं सर, आप सर कंटिन्यू कर सकते हैं। दो अगर लीव हो जाता है तो फिर से हम लोग रिज्वाइन कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ सर का फ्लो बहुत कोर कमेटी संसदीय समिति है, पीएसी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स उसमें चुने जाते हैं एकल संक्रमणीय विधि के द्वारा। सिस्टम बना हुआ है पीएससी में कितने लोग रहेंगे। जनरली पहले क्या होता था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन होते थे, संविधान में ऐसा नहीं रखा लिखा हुआ है, संविधान में एक उल्लेख नहीं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पीएससी के चेयरमैन कौन बनेंगे। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक मूल्यों को देखते हुए सामान्यतः विपक्ष के नेता को ही पार्लियामेंट्री ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया जाता था। सामान्यतः परंपरा थी। हाल के वर्षों में ये सब चीजें नहीं रही। अब तो शायद सत्ता पक्ष के नेता लोग भी इसमें, सत्ता पक्ष के जो मेंबर हैं पार्टी के, वो भी इसके, तो चूंकि ये परंपरा थी, ऐसा कोई लिखित नहीं था, सामान्यतः एक परंपरा पालन की जाती थी। लेकिन कोई संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि विपक्ष के नेता ही रहेंगे। लेकिन एक था, फिर उस पर हम लोग को नहीं चलना। तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक चेयरमैन होते हैं और सदस्य होता है, उनका एक अपना प्रोग्राम होता है। और रेलवे के जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, हमारा जो सीएजी, कंट्रोलर जनरल ऑफ सॉरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स रेलवे से जो होते हैं, वो अपना जो रिपोर्ट रखते हैं, हमारा जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की विवेचना करके जो हमारा सीएजी रिपोर्ट देता है, वो पार्लियामेंट में जाती है। तो पार्लियामेंट में सवाल है कि पार्लियामेंट इसके लिए एक कमेटी बनाए हुए है, उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं। वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसकी जांच करती है, गहन अन्वेषण करती है और पूछताछ भी करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक प्रोग्राम है, सब रेलवेज के, विभिन्न रेलवेज का वो दौरा भी करती है, कुछ मैटर्स अगर उस तरह के रहे तो पूछताछ भी करती है। पब्लिक, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी है, रेलवे को जवाब देना पड़ता है। तो ये पार्लियामेंट्री अकाउंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसकी जांच करती है, और जो हमारा सीएजी जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया उसकी भी जांच करती है और उस पर अपना रिकमेंडेशन देती है। और वो रिकमेंडेशन संसद के पटल पर रखा जाता है। संसद एक तरह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट ही तो काम कर रही है। चूंकि एक कोर कमेटी बना दिया गया, वो स्पेशली इसका जांच करती है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोग ये प्रोफेशनल अकाउंट्स का गहन जांच करके अपना अनुशंसा देती है, और वो अनुशंसा सामान्यतः सरकार उसको ऑनर करती है। मानना
पीयू वगैरह वो सारे सब हेड्स वगैरह की चर्चा कर दूंगा। सही बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग भी अपेंडिक्स में हम लोग भी पढ़ते थे तो ऐसे ही होता है, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं तो बहुत चीजें ऐसे होते हैं कि हम लोग को लगता है बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो हर चीज को तो मैं प्रयास करूंगा 3 बजे वाले क्लास में वो पीयू संबंधी या डिटेल सेट जो आप बोल रहे हैं वो ओके सारी सर। चीजों को मैं रखूंगा। हाँ, मैं उसको रख हाँ तो हेलो, यस सर। ये अच्छा कम्युनिकेशन बन रहा है ना, ठीक ओके। हाँ तो अभी मैं चर्चा कर रहा था पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। तो मैं आपको बताया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है और ये अक्सर वहाँ आती है, पता है। ये क्वेश्चन फुल क्वेश्चन रहता है। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारे पार्लियामेंट के बहुत सारे कमिटीज हैं। उसमें मैं आपको बताया कन्वेंशन कमेटी, रेलवे कन्वेंशन, रेलवे अभिसमय समिति उसको हिंदी में कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट्स लोक लेखा समिति उसको हिंदी में कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एक है, पब्लिक एश्योरेंस कमेटी है। इस तरह के बहुत सारी कमिटीज हैं। और एक चीज मैं एज ए होल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए रेलवे में जो भी तब्दीली होती है, आपको किसी को लगता है कि ये किया वो किया ऐसे किया वैसे, कोई नहीं करता है, पता है। आप जब डीप में जाएंगे तो रेलवे के या मतलब सरकारी तंत्र में सारे रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट के होते हैं, विभिन्न कमिटीज के माध्यम से होते हैं और वही फॉलो किया जाता है। सर एक क्वेश्चन है हाँ हाँ कि बोलिए। जैसे कि बोले कि सब इतने जितने सारे सब पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो सर बेसिकली हाँ पार्लियामेंट्री कमेटी तो तीन ही होता है ना, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरा एस्टिमेट हाँ कमेटी और एक रेलवे कन्वेंशन कमेटी। तो यही ना हाँ तीन हाँ। मुख्य रूप से कमेटी है। नहीं नहीं, और भी कमिटी और भी ये एक पब्लिक एश्योरेंस कमेटी एक होती है, पब्लिक एश्योरेंस। एश्योरेंस। हाँ एश्योरेंस कमेटी, पता है उसका क्या काम है कि लोकसभा में या संसद में सरकार ने जो आश्वासन दिया, सरकार ने आश्वासन दिया वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए एक पब्लिक एश्योरेंस कमेटी होती है। वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे और जो भी ये आप क्या समझते हैं, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और भी स्पेशल कमिटीज भी बन जाती हैं बहुत सारे। हमारे लोकसभा या संसद के जो सदस्य होते हैं, परामर्शदात्री समिति के भी मेंबर लोग होते हैं, एडवाइजरी कमेटी बहुत सारे हैं। सर उसके सर आई थिंक रेलवे फाइनेंस से रिलेटेड जो कमिटियां हैं वो तीन ही है सर, पब्लिक हाँ बिल्कुल एस्टिमेट और बिल्कुल। कन्वेंशन। हाँ बिल्कुल सही बोले। ये रेलवे फाइनेंस से रिलेटेड जो मतलब तीन ही कमेटी है। एस्टिमेट कमेटी क्या है, एस्टिमेशन का, वो एस्टिमेट का निरीक्षण करती है, एस्टिमेट का बनाने का जो सिस्टम है वो सही है कि नहीं है, उसमें कुछ पता है। ये बहुत सारे रिकमेंडेशंस करती है एस्टिमेट कमेटी। जैसे पिछले बार आया था दशकों में कि जैसे महंगाई बढ़ जाती है तो कंट्रेक्टर को महंगाई, अगर महंगाई बढ़ गई तो सिस्टम में एक है क्लाउज में रहता है कि महंगाई बढ़ गई तो हमको पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है ना, एज पर जी प्राइस सर। वेरिएशन क्लाउज रहता है। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया था, एक रिकमेंडेशन दिया कि भाई महंगाई बढ़ जाती है, अगर सस्ती हो गई तो प्राइस रिडक्शन हो गया, तब उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। पता है पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक भी वही एस्टिमेट कमेटी ने एक सिस्टम दिया कि नहीं, अगर प्राइस रिडक्शन होता है बहुत कभी कभी प्राइस नीचे गिर गया तब, तो रेलवे को भाई रेल से आपको प्राइस वेरिएशन, आप महंगाई बढ़ रही है तो आप रेल का आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, आप महंगाई मतलब अगर किसी चीज की कीमत कम हो गई तब आप रेलवे को उसका फायदा दीजिए। तो विशिष्ट पार्लियामेंट्री की वो कमेटी जो था एस्टिमेट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि अगर
डाउनफॉल रेट में होता है तो उसका लाभ भी रेलवे को मिलना चाहिए और ये सिस्टम लागू की गई। इसके अलावा बहुत सारे कमिटीज, बहुत सारे मैटर्स हैं फाइनेंस में। तो ये सही है कि हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये पब्लिक अकाउंट, हाँ, ये पीएससी और कन्वेंशन और एस्टिमेट कमेटी, ये 3 महत्वपूर्ण कमेटियां हैं पार्लियामेंट की, जो कि रेलवे के फाइनेंशियल संबंधी मैटर्स का निवारण करती है, अपनी रिकमेंडेशंस देती है। अब हम लोग थोड़ा सा चले हैं कि ये अभी समय खत्म हो गया क्या? लेकिन हम लोग अच्छा चलिए, हम लोग एक थोड़ा सा चर्चा ऑडिट की भी कर लेनी चाहिए। ऑडिट, अब ऑडिट क्या है? भारत के संविधान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक पद दिया गया, एक संवैधानिक प्रावधान है। वो रेलवे के या भारत सरकार के तमाम संस्थागत संस्थाएं हैं, इसके लेखों का, अकाउंट्स की जांच करती है। ये भारत सरकार के द्वारा जो अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया है, उसके अनुसार हमारा लेखांकन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम जो व्यय कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी तरह की फ्रॉड की गुंजाइश तो नहीं है, हमारे जो अर्निंग्स हैं उनका उचित अकाउंटेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, भारत सरकार के द्वारा जो मानक बनाए गए हैं सीजीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पहले भी मैं बोला था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एक पोस्ट होता है, वो अकाउंटेंट संबंधी हेड होते हैं। अकाउंटेंट संबंधी मैटर्स का सारे टॉप मोस्ट संस्था है वो सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत रहते हैं। तो अकाउंटेंट संबंधी मैटर का वो टॉप मोस्ट संस्था है। तो वो जो वहां से बना है उसके अनुरूप रेलवे का अकाउंटेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अर्निंग्स के मामले में हो, एक्सपेंडिचर के मामले में हो, इसकी जांच की जिम्मेदारी, लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी लेखा के कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया, संविधान के द्वारा वर्णित है, संवैधानिक संस्था है, इसकी जांच होनी है। और हमारे यहाँ रेलवे में एडिशनल सीएजी का एक पोस्ट क्रिएट है। रेलवे में एज ए होल, रेलवे में एडिशनल सीएजी, ऑन बिहाफ ऑफ सीएजी वो काम करते हैं। एडिशनल सीएजी जोनल रेलवेज में आप देखते होंगे लेखा परीक्षा निदेशक का पोस्ट है, डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, आजकल प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक का पोस्ट हो गया। ये सब लोग सीएजी के बिहाफ में ही काम करते हैं। तो हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। ये लेखा विभाग का भी निरीक्षण करती है, एसटीटी का भी निरीक्षण करती है, और निरीक्षण करती है मतलब डाटा का भी निरीक्षण करती है। उसके पास जो अवेलेबल डाटाज हैं, जो स्रोत है
डॉक्यूमेंट्स है उसकी गहन जांच करती, जांच के क्रम में वो ऑडिट नोट पार्ट 1, ऑडिट नोट पार्ट 2, इंस्पेक्शन नोट पार्ट 1, इंस्पेक्शन नोट पार्ट 2 जारी करती है। इंस्पेक्शन नोट पार्ट 2 थोड़ा कम महत्वपूर्ण होता है, इंस्पेक्शन नोट पार्ट 1 ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ड्राफ्ट पैरा भी बनाती है, सीरियस स्पेसिफिक लेटर भी इशू करती है, बहुत सीरियस मैटर पर ड्राफ्ट पैरा बनाती है, ऑडिट पैरा में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है। आप देखेंगे ऑडिट नोट पार्ट 1, ऑडिट नोट पार्ट 2, इंस्पेक्शन नोट पार्ट 1, इंस्पेक्शन नोट पार्ट 2, स्पेशल लेटर्स के द्वारा, फिर ये ड्राफ्ट पैरा होता है, फिर ऑडिट पैरा में वो कन्वर्ट कर जाता है, ऑडिट पैरा, फिर वो सिस्टम है, फिर वो कहा जाता है पीएसी, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बताया। तो अभी हम लोग फिर पार्लियामेंट में जाती है फाइनली। तो अभी हम लोग ऑडिट की बात करते हैं। तो ऑडिट बताया ही कि कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, उनका एक दायित्व है, संवैधानिक प्रावधान है रेलवेज की, भारत सरकार की होती है, क्योंकि रेलवे की बात हम लोग कर रहे हैं। रेलवे की तमाम आय एवं व्यय संबंधी जो अकाउंटर सिस्टम है, तथ्यों की जानकारी, तथ्यों का गहन अन्वेषण कर इंस्पेक्शन रिपोर्ट पार्ट 1, इंस्पेक्शन रिपोर्ट पार्ट 2, बहुत सारे इश्यूज है, स्पेशल लेटर्स, ऑडिट नोट पार्ट 1 पार्ट 2, फिर ड्राफ्ट पैरा वही कन्वर्ट कर जाता है ऑडिट पैरा में। और इसके अलावा अगर रेलवे में कोई वित्तीय अनियमितता, कि रेल के जो सरकारी संस्था है, सरकारी जो धन है, सरकार की जो रेवेन्यू, उसमें किसी तरह का लीकेज तो नहीं है, अगर किसी तरह का ऐसा है कि रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, तो उस संबंध में भी वो जांच करती है और अपनी रिकमेंडेशंस वो देती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आप बेसिक चीज आई, सीएजी तो वहां बैठते हैं, भारत सरकार के हैं, एक सीएजी है, उनके बिहाफ में एडिशनल सीएजी काम करते हैं रेलवे के लिए। फिर उनका जो सिस्टम बना हुआ है वो विभिन्न रेलवेज में प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट्स होते हैं, उनके अंतर्गत, उसके अंदर प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट के नीचे कहीं डायरेक्टर्स भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, सीनियर अकाउंट्स अफसर होते हैं, सॉरी सीनियर ऑडिट अफसर होते हैं, असिस्टेंट ऑडिट अफसर होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं। ऑडिटर वो लेखा सहायक का जो पोस्ट है, ऑडिटर का एक पोस्ट, इन माध्यमों से वैसे एक सिस्टम भी बताया कि ऐसे हमारा जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट है, उनके अंतर्गत बहुत सारे लेखा परीक्षा अधिकारी हैं, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स लेखा परीक्षा है, एक संस्था तंत्र है, इसके माध्यम से बहुत सारे उसके ऑडिटर्स हैं, डिवीजन में भी होते हैं, मुख्यालय में होते हैं। तो ये जो सिस्टम है लेखा परीक्षण, उसके अंतर्गत वो लेखा परीक्षण करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो प्रतिपादित लेखांकन प्रक्रिया है उसको रेलवे फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं उसमें लूपहोल्स तो नहीं है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वेरिएशंस तो नहीं हो रही है। इसकी जांच करने की जिम्मेदारी लेखा परीक्षा होती है। प्राइमरी रूप से लेखा विभाग भी करता है,
लेखा विभाग, हम जो हमारे जो हेड है प्रोफेसर, हम लोग काम करते हैं, आप काम कर रहे हैं, आप लेखा सहायक हैं, कनियर लेखा हैं, सेक्शन अफसर्स हैं, सीनियर अकाउंट्स अफसर हैं, सीनियर अकाउंट्स अफसर, और वी ऑल आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर पीएफएसआर। हम लोग पीएफएसआर के ही बिहाफ में काम करते हैं, वो लेखा कनियर लेखा लिपिक क्यों ना, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीएफएसआर, वही काम कर रहे हैं वो, क्योंकि पीएफएसआर तो एक पोस्ट है, उनकी बिहाफ में हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो लेखा विभाग के लोग हैं, हम लोग भी ये इट इज आवर ऑल्सो प्राइम ड्यूटी होती है कि हम लेखा एग्जीक्यूटिव का निरीक्षण हम लोग भी करते हैं, लेखा विभाग की एग्जीक्यूटिव ऑफिस का, एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्स का, कागजातों का निरीक्षण करती है, और एज पर सिस्टम काम हो रहा है कि नहीं, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो प्रतिपादित आदेश है उसके अनुरूप हमारा एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। इसको अब पता है हमारे जितना अकाउंट्स अफसर हैं सारे लोगों को एक सिस्टम में दिया हुआ है इंस्पेक्शन का, जांच करने का, फील्ड इंस्पेक्शन का सिस्टम बना। हमारे यहाँ एक इंस्पेक्शन सेल है, उसमें एज पर सिस्टम लोग काम करते हैं, विभिन्न कार्यालय का निरीक्षण करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है आती है लेखा विभाग में, बिल पासिंग के द्वारा, सैलरी बिल हो या एक्सपेंडिचर बिल हो, स्टोर्स बिल हो, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे लेखा विभाग में भेजा जाता है उसकी जांच करते हैं हम लोग। लेकिन बहुत सारे जो फंडामेंटल जो मूलभूत डॉक्यूमेंट्स है वो ऑफिस में कागजात उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिस में रहते हैं, तो हम वहां भी उस कागजात की जांच करते हैं जो हमारे लेखा विभाग में ना आ पाता हो, उनकी और भी संबंधित जो अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच करते हैं। तो ये मैं बोल रहा था कि लेखा परीक्षा की बात चल रही थी, तो हम ये कह रहे थे कि हम लेखा विभाग भी इंटरनल लेखा परीक्षण का काम हम लोग आंतरिक रूप से करते। आप सुनेंगे वॉचडॉग, लेखा विभाग जो है, लेखा विभाग वॉचडॉग बोला जाता है, जिसे घर, उसको उस सेंस में न लिया जाए, भाई घर की रखवाली करने वाला जो डॉग होता है वो उसका काम है कि बाहरी तत्वों को घर से बाहर रखे, भौंकने का काम करता है, अपने मालिक को संकेत देता है। तो अकाउंट्स भी कुछ हद तक वैसा ही काम करता है। हम जांच करते हैं, एग्जीक्यूटिव को एडवाइस करते हैं, एग्जीक्यूटिव को इंटीमेट करते हैं, वार्न करते हैं हम लोग बहुत सारी इश्यूज पर, साहब ये गड़बड़ी होने की संभावना है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये वॉचडॉग की भूमिका में पूरे अकाउंट्स, हमारे अर्निंग्स के मामले, हमारे टीआईए जो होते हैं, ट्रेवल अकाउंट्स इंस्पेक्टर, आप लोग अगर ट्रैफिक साइड से होंगे तो टीआईए के बारे में जानते होंगे, हमारे आईएसए होते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर्स अकाउंट, सेक्शन अफसर लेखा कार्यालय में होते ही है। तो इन सारी चीजों को माध्यम से रेल के लेखा प्रक्रिया का प्रॉपर पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी जांच लेखा परीक्षा करती। अब उसमें पार्ट 1 इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पार्ट 1 पढ़े होंगे आप लोग, इंस्पेक्शन रिपोर्ट पार्ट 2 ऑडिट
रिपोर्ट पार्ट 1, ऑडिट रिपोर्ट पार्ट 2। पार्ट 1 सीरियस होते हैं, पार्ट 2 कम सीरियस होते हैं। उससे भी जो बताए कि उससे भी जो ज्यादा होते हैं वो ड्राफ्ट पारा में कन्वर्ट हो। ड्राफ्ट पारा क्या है? ड्राफ्ट पारा ऑडिट डिपार्टमेंट को, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट्स जो है उनको अगर कहीं किसी सिस्टम में, अकाउंटिंग सिस्टम में कहीं किसी मैटर्स पर बहुत गंभीर किस्म के मामले होते हैं तो ड्राफ्ट पारा इशू करते हैं और सीधे महाप्रबंधक को जाते हैं। ड्राफ्ट पारा एक आपत्ति ही होती है। ड्राफ्ट पारा क्या? एक आपत्ति ही होती है। डिटेल्स रहता है उसमें, कहां पर ये मैटर क्या है, संबंधित सारे डिटेल्स उसमें रखे रहते हैं, प्रावधान रहते हैं। वो महाप्रबंधक महोदय को, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट को भेजा जाता है। अब उस केस में एक सिस्टम है, आप ड्राफ्ट पारा का क्या सिस्टम है, मैं आपको रफन बता देता हूँ। प्रिंसिपल, हमारा जो अकाउंट्स ऑफिस की जो भूमिका, एफएनसीओ की जो भूमिका होती है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कोऑर्डिनेटर के रूप में उसमें काम करते हैं। अकाउंट्स ड्राफ्ट पारा के संदर्भ में महाप्रबंधक हो जाती है एक कॉपी, और वो ड्राफ्ट पारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑडिट डिपार्टमेंट का महत्वपूर्ण इशू होता है वो। ड्राफ्ट पारा का मतलब कि वो महत्वपूर्ण इशू है। 6 सप्ताह के अंदर महाप्रबंधक की तरफ से प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट को उसका जवाब देना आवश्यक है। उसमें लेखा विभाग की भूमिका एज ए कोऑर्डिनेटर की होती है। हम कंसर्न जिस महाप्रबंधक तो एज ए होल, लेकिन वो मैटर तो किसी न किसी डिपार्टमेंट का रहता है, किसी न किसी विभाग से संबंधित होगा। इंजीनियरिंग विभाग से होगा, एसएनटी विभाग से होगा, कार्मिक विभाग से होगा, चिकित्सा विभाग से होगा, या किसी विभाग से संबंधित मैटर। तो जो संबंधित विभागाध्यक्ष होते हैं उनके साथ लाइजनिंग मेंटेन करके एफएनसीओ लेखा विभाग का परम दायित्व होता है कि उस की गहन जांच कर प्रॉपर रिप्लाई तैयार किया जाए। और महाप्रबंधक को सजेस्ट करते हैं हम लोग। महाप्रबंधक को लेखा विभाग एक तरह से सजेस्ट या असिस्ट करता है। संबंधित विभागाध्यक्ष मैटर्स का डिटेल्स जानकारी, साथ ही उसमें ये भी उसमें जो स्पेशल केयर लिया जाता है उसका भी प्रावधान होता है। हाँ साहब, हमने स्पेशल केयर लिया है, भविष्य में घटना न घटे इसके लिए आपने क्या किया है उसका भी उसमें उल्लेख किया जाता है। तत्काल आपने क्या किया, रिप्लाई में वो देना पड़ता है। रिप्लाई में देना है आपको। अगर लगा कि नहीं कुछ हुआ है तो सुरक्षा संबंधी इमीडिएट, सपोज दैट किसी कहीं लीकेज है तो इमीडिएट सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, इमीडिएट चेक पॉइंट होना चाहिए। तो वो लीकेज की सुरक्षा संबंधी तत्काल बंद हुआ, इस संदर्भ में भी उसमें जिक्र किया। सपोज दैट कहीं पानी का पाइपलाइन है, कहीं लीकेज हो गया तो जांच में पता चला कि हाँ ये लीकेज है, तो अब ये लीकेज किससे हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन तत्काल वो उसके लीकेज को भी रोकना है कि पानी ज्यादा न बहे। तो इस संदर्भ में चेक पॉइंट जो है मतलब कि ये भी उसमें रखा है, उल्लेख किया जाता है कि हम क्या स्टेप लिए ताकि फर्दर लीकेज ना हो और सेफ्टी संबंधित
या कुछ जो उसमें कहीं कहीं रहता है कि हमने कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई की, उसका भी उसमें जिक्र रहता है, यहाँ साहब हमने ये एक्शन लिया। सब सिस्टम बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो ऑडिट डिपार्टमेंट, फिर आप डिटेल्स में देखें, आप पारी ब्रदर्स का या ये केपी शर्मा की बुक्स, बहुत अच्छे तरीके से उसमें सारी चीजों को वर्णन किया हुआ, इसको भी आप लोग देखिए। नेट एंड सेल में हम लोग पता ही नहीं। और हम ये और कुछ पूछना है तो मैं आपसे बोलूं कि आप कुछ लगे ऐसा संबंधित मैटर है जिन्हें आप कुछ बोल सकते, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन कर सके, आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हेलो, बंद हो गया? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आवाज है सर, बहुत आउट ऑफ टर्न आ गया। आप जाकर के आपने बहुत सारे चीजें बताई जो कि किसी बुक्स में नहीं मिल सकता है, कहीं किसी नेट पे नहीं मिल सकता है। लाख चीज चाह रहे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से ही आ सकता है। और ये जो ज्ञान की बातें सर आपने बताई है, हमको भी पता नहीं था, बहुत सारी चीजें आपसे हमको सीखने के लिए मिला। और उसमें से बहुत कम लोग मतलब जो जो लोग क्लास नहीं किए हैं उनको तो ये बहुत अफसोस लगा कि इतना मार्वलस क्लास कैसे वो लोग मिस कर रहे हैं, मिस कर गए, क्योंकि देखने में कहीं नहीं ठीक मिलेगा। है, बहुत सा अभी कुछ क्या है चीजें कि बताइए सिस्टम है। और डेप्थ में जाकर बताइए। हाँ, तो कुछ अगर थोड़ा सा अगर कुछ कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ अगर कुछ कहीं जो संबंधित मैटर है, वो आप कुछ किसी को कुछ कहना है तो पूछिए। सर सबके तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि बोलिए। अगर रिटर्न में भी कुछ अगर मिल जाए, जो ज्ञान की बातें आप सर बता रहे हैं तो नो डाउट तो सिर्फ हाँ सुनने से ही, हाँ कुछ हाँ, तो अगर जैसे रिटर्न में कुछ अगर मटेरियल मिल पाए या उपलब्ध हो पाए सर, तो प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए, जिससे देखिए, कि पीयू वगैरह की बात जहाँ तक बोले हैं, तो पीयू का मैं नेक्स्ट जो क्लास है उसमें पीयू की बात, वो पीयू वाला मैटर मैं रखूंगा। और आपका जो बजट कितना है, रेलवे को इस फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट मिला है, खास करके इसी रेलवे को, आप लोगों से जो संबंधित मैटर होगा वो इसी रेलवे से रिलेटेड होगा, वो मैं प्रयास करूंगा कि उसका एक डॉक्यूमेंट्स में दूं आपको। हाँ बस वही चीज है, डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ प्रोवाइड हाँ करा देंगे तो बहुत हाँ हाँ हाँ, कृपा होगा। मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं दूंगा। हम्म, और कुछ ठीक है सर, थैंक यू सर, बजट। आपने बहुत समय लेकर के आपने फर्स्ट सेशन को कंप्लीट किया। लगभग ये वैसे 40 मिनट का सेशन था, जो लगभग 1.5 घंटे से ऊपर चला, अच्छा आपने अच्छा, टाइम एक्चुअली लिया। क्या ठीक बोल रहे स्पेशल हैं, थैंक्स समय सबको, निकल जाता सबको है ध्यान से सुना। और हमारी कोई बात आईटी नहीं। टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया है सर, नहीं हमारी नहीं, आईटी वो टीम ने भी आईटी बहुत टीम मेहनत तो किया है। अभी बहुत है भाई। आज के डेट में आईटी टीम का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और इसी से काम ही हो रहा है। अभी आईटी का समय है, तो आईटी तो खैर बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच सर, थैंक यू ईसीआर का आईटी सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, और बहुत मेहनती लोग हैं इसमें। हमारे जो सेक्शन इंजीनियर आईटी वगैरह लोग हैं, काफी बहुत हाँ नहीं, हम प्रैक्टिकल लोग प्रयास व्यवहार करते हैं बहुत कि बेहतरीन मैक्सिमम से कर सपोर्ट रहे दें। हैं। जी थैंक्स जी, टू ऑल। ठीक है, तो फिर ओके, ज्वाइन करने थैंक्स। के लिए सबको धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स। और थर्ड सेशन में सर फिर आपसे मिलते हैं, फिर हम लोग